हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात करी थी वो हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस को लेकर बात करी थी और लगभग हम 215 क्वेश्चंस अब तक की क्लास में करके आ चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान होते हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको उम्मीद करता हूँ नहीं आई होगी। और आगे की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर भी बात करेंगे जो आप आराम से बना पाएंगे और किसी भी तरीके की समस्या आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 216 यानी 216 से। स्टेटमेंट और कथन क्या दी गई है पढ़ेंगे आप सभी मेरे साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 times अ ईयर। भारत सरकार आयकर विभाग के लिए आवश्यकता प्रक्रिया को साल में 3 बार करने की योजना बना रही है। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला इस कथन को पढ़कर? दिस इज हैपनिंग बिकॉज देर आर मोर वैकेंसीज। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि रिक्तियां, जो खाली पद होते हैं, वो अधिक हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स इन्वेस्टिगेट ऑल द इरेगुलरिटीज इन द इनकम टैक्स सेक्टर। भारत सरकार आयकर क्षेत्र में अनियमितताओं का मतलब होता है इरेगुलरिटीज की जांच करना चाहती है। और आपके ऑप्शन है ये, राइट। देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू कंडक्ट द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, तो ये जो रिक्वायरमेंट का प्रोसेस है ना, आवश्यकता प्रक्रिया है, उसको साल में 3 बार करना चाहती है। यानी जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तभी तो वो प्रोसेस साल में 3 बार होगा। चाहे तो वो आवश्यकता क्या हो सकती है, किसी वस्तु की हो सकती है, या फिर आप क्या कह सकते हो पर्सनल्स की हो सकती है, यानी जो काम कर रहे हैं उनकी हो सकती है। उस आवश्यकता को क्या करेंगे, ये पूरा करेंगे। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो योजना है, जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, आवश्यकता प्रक्रिया है, उसको साल में 3 बार जो है लेकर आएंगे या बना रही है उस योजना को। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं पे रिक्त पद हैं, खाली वैकेंसीज हैं, और सरकार उन वैकेंसीज को क्या करना चाहती है, भरना चाहती है। लेकिन कहीं से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, ये इरेगुलरिटीज को, जो इनकम टैक्स के अंदर इरेगुलरिटीज हैं, उनको क्या करना चाहती है, उनकी जांच करना चाहती है। तो इरेगुलरिटीज की जांच को लेकर हमें कोई जो है क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है हमारे सामने कि रेगुलरिटीज की बात करें तो हम इस निष्कर्ष के साथ नहीं जा सकते जो हमारा स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? बी। केवल अनुमान एक ही स्वतः समझा जा सकता है, यानी एक जो अनुमान एक है उसी को हम कह सकते हैं ये सही तरीके से अनुमानित दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, प्रश्न संख्या 217। स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है? अ बॉय tells his friend, look at the sign, it is one way street। एक लड़का अपने दोस्त से कहता है, साइन देखो, यह वन वे स्ट्रीट है। एक वन वे स्ट्रीट क्या होता है कि मतलब मान लो, देखो आपने रोड को देखा होगा तो इस तरीके से रोड होता है और ये डॉटेड डॉटेड लाइन होती है, ये इधर जाने के लिए और इधर आने के लिए। वन वे स्ट्रीट में क्या होता है, या तो वो सिर्फ आने का होगा, या तो आने का होगा या फिर जाने का होगा, यानी उस पर दोनों तरफ से ट्रैफिक नहीं चलेगा, दोनों तरफ से जो परिवहन है वो नहीं चलेंगे। तो एक लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि साइन देखो, यह वन वे स्ट्रीट है। कंक्लूजन क्या निकला? ड्राइविंग इज अलाउड ओनली इन द डायरेक्शन इंडिकेट ऑन द साइन बोर्ड। ड्राइविंग केवल साइन बोर्ड पर दिखाए गए दिशा में ही अनुमानित है। बॉय इज अवेयर टू रीड रिलेटेड साइंस। लड़का सड़क से संबंधित साइंस के प्रति जागरूक है, और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब लड़का कह रहा है किसी साइन को देखकर, देखो ये वन वे स्ट्रीट है, तो कहने का मतलब है कि लड़का जो है साइन के प्रति जागरूक है, यानी बॉय इज अवेयर टू रोड रिलेटेड साइंस। बिल्कुल सही बात है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके का साइन दिया होगा, अब मान लो बोला है वन वे स्ट्रीट, तो सिर्फ एक ही दिशा में गाड़ियां चलेंगी, उसी दिशा में अनुमानित होगी जिस दिशा का साइन दिया गया है। तो क्या ड्राइविंग उसी दिशा में अनुमानित होगी? बिल्कुल सही बात।
ड्राइविंग केवल साइन बोर्ड पर दिखाए गए दिशा में ही अनुमानित है। तो ड्राइविंग इज अलाउड ओनली इन द डायरेक्शन इंडिकेट ऑन द साइन बोर्ड, राइट। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो बी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 218 क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट और कथन क्या दी हुई है? सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, यानी सफलता बिना कठिनाई और बिना परिश्रम, कठिनाई नहीं, यहाँ पर बोलेंगे बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं हो सकती, बिना मेहनत के प्राप्त नहीं हो सकती और नहीं की जा सकती। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला हमने? एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज सक्सेसफुल, हर मेहनती व्यक्ति सफल होते हैं। एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग, हर सफल व्यक्ति मेहनती हैं। तो अब आप बताइए इसमें से आपको क्या निष्कर्ष निकाला? आपके पास ये जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, हर हार्डवर्किंग पर्सन सक्सेसफुल हो ऐसा भी नहीं होता। जो सफलता होती है वो परिश्रम और मेहनत से प्राप्त की जाती है, ये तो सही बात है। लेकिन हर हार्डवर्किंग पर्सन जो है, यानी हर मेहनती व्यक्ति सफल हो ऐसा नहीं होता है हर बार। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जो है मेहनती व्यक्ति तो सफल होगा। एवरी सक्सेसफुल, हाँ हम ये कह सकते हैं कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उस आधार के, उसके स्टेटमेंट के आधार पर, जो सक्सेसफुल व्यक्ति है वो मेहनती होगा, है ना। अगर सफलता मेहनत मांगती है तो जो सफल व्यक्ति है वो मेहनती होगा, तभी तो उसे सफलता मिली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ओनली बी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 219, स्टेटमेंट और कथन क्या दिया हुआ? दीज डेज विदाउट मोबाइल फोन लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया। तो मोबाइल फोन के बिना क्या हो गया? जीवन बहुत कठिन हो गया। निष्कर्ष और कंक्लूजन क्या निकालेंगे इससे? द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर्स इज इंक्रीजिंग, मोबाइल सब्सक्राइबर्स की यानी मोबाइल को इस्तेमाल करने की कुल संख्या, लोगों की कुल संख्या बढ़ रही है। मोबाइल हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग, यानी इंटीग्रल पार्ट है और जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ये आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखिए, हमने ये बोला दीज डेज विदाउट मोबाइल फोन लाइफ हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर बोला गया कि इन दिनों मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, यानी मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ गई है? तो मैं यहाँ से ये चीज़ स्पष्ट तौर से नहीं कह सकता। अगर ये कहते, यहाँ पर अगर ये कथन होता कि मोबाइल की जो बिक्री है उसमें वृद्धि हो गई है, तो अगर मोबाइल की बिक्री में वृद्धि हो गई है तो हम जाहिर सी बात है हम ये कह सकते थे कि मोबाइल फ़ोन चलाने वालों की संख्या बढ़ गई होगी। लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन के बिना जो जीवन है वो बहुत कठिन हो गया है, तो इससे हम यह अनुमानित तो नहीं कर सकते कि जो संख्या है मोबाइल फ़ोन को चलाने वाले व्यक्तियों की वो बढ़ गई होगी। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ आती है, मोबाइल हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल जो है जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब मोबाइल के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया है, तो हमारे किसी भी अंग के बिना, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट के बिना हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा जीवन को व्यापन करना मुश्किल हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर बोला गया है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो जीवन का एक अभिन्न अंग की तरह जो है काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। डी जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो आप डी के साथ जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, क्वेश्चन नंबर 120 में देखिए क्या दिया हुआ है। 220 क्या है आपके पास? स्टूडेंट्स हु डू नॉट बिहेव प्रॉपरली इन स्कूल डिफेम देमसेल्फ एज वेल एज द स्कूल, यानी विद्यालय में उचित व्यवहार ना करने वाले छात्र स्वयं को ही नहीं बल्कि विद्यालय को भी बदनाम करते हैं। देखिए, सही बात है, आप हमेशा जो है अच्छे व्यवहार में रहिए। अच्छे व्यवहार का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे व्यवहार में, अच्छी व्यवहार वाले व्यक्ति हैं तो
आप क्या करेंगे कि आप ना ही किसी को परेशान कर सकते, ना ही किसी को बदनाम कर सकते, ना ही आप भी बदनाम होंगे, ना ही स्कूल भी बदनाम होगा। यानी आपकी वजह से किसी का भी नाम खराब नहीं होगा और आप दूसरों को गौरवान्वित करने का अवसर भी प्रदान करेंगे। यानी दूसरे आपसे क्या होंगे, आपकी होने की वजह से गर्व महसूस करेंगे। यानी सच स्टूडेंट शुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो जो ऐसे विद्यार्थी हैं, क्या ऐसे छात्रों को विद्यालय से निष्कासित, निष्कासित का मतलब होता है क्या ऐसे छात्रों को निकाल देना चाहिए। आगे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और कैन नॉट इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर। कठोर अनुशासन छात्रों के व्यवहार में सुधार नहीं ला सकता, यह आपको बताना है। देखिए, अब एक स्कूल में ना हर तरीके का छात्र होता है। एक वो जो बहुत उचित व्यवहार में रहे, और एक वो जो उचित और अनुचित दोनों, यानी वो बैलेंस का जो है उचित व्यवहार ही होता है, और एक होता है वो जो अनुचित व्यवहार में रहे, यानी जो है अनुशासन का पालन ठीक तरीके से ना करे। तो क्या हमें ऐसे छात्रों को जो है निष्कासित या एक्सपेल्ड करना चाहिए, या फिर उन्हें सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए उनको सुधारने में। देखिए, निष्कासित करने से कोई हल नहीं है, निष्कासित करने से कुछ नहीं होगा, शायद वो और खराब हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि उनको समझाया जाए, उनकी काउंसलिंग करी जाए, उनको अच्छे व्यवहार में रहने के लिए कहा जाए, उनको उस तरीके का तरीका या उसको उस अच्छे व्यवहार का में जो है ढाला जाए। तो इस ऊपर के दिए हुए कथन से भी हमें ये नहीं पता चलता है कि जो छात्र उचित व्यवहार में नहीं रहते हैं उनको निकाल दिया जाए या निष्कासित कर दिया जाए। तो हम नहीं कह सकते कि इस तरीके की बात जो है निष्कर्ष निकल के आ रहा है ऊपर के दिए हुए कथन में से। तो क्या यहाँ से यह निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कैन नॉट इम्प्रूव द स्टूडेंट? तो आप जरा ध्यान से पढ़ के बताइए, क्या यहाँ पर डिसिप्लिन को लेकर बात करी गई कि जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो छात्रों में सुधार नहीं कर सकता? तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नाइदर वन नोर टू फॉलोज। तो ये जो है डी इसका जो है सही आंसर होगा, राइट। नाउ प्रश्न संख्या 221 यानी क्वेश्चन नंबर 221। अब आपको पढ़ना है, क्या होगा स्टेटमेंट क्या है। फिशेस लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। टाइगर लिव्स ऑन लैंड, तो यहाँ पर टाइगर्स होगा यानी बाघ, या फिर लिव्स हो जाएगा अगर ये हो जाए ना, इसको एस कर दीजिए। टाइगर लिव्स ऑन लैंड यानी टाइगर भूमि पर रहते हैं। एम्फीबियंस लिव बोथ इन लैंड एंड वाटर, तो जो एम्फीबियन है उभयचर, जमीन भूमि पर और पानी दोनों में रहते हैं। यानी एम्फीबियन जैसे मेंढक हो गया, तो क्या हो गया, जैसे मेंढक हो गया, तो मेंढक क्या करता है, मेंढक क्या करता है, वो पानी में भी रहता है और क्या है लैंड पे भी रह लेता है। ऐसे कछुए होते हैं, कछुए पानी में भी रह लेते हैं और लैंड में भी होते हैं। मैं टर्टल की बात कर रहा हूँ, राइट। फिश और एम्फीबियंस एंड टाइगर्स आर ऑफ सेम स्पीसीज, क्या मछलियां, उभयचर और बाघ एक ही प्रजाति के हैं? एम्फीबियंस एंड टाइगर्स बोथ कैन लिव ऑन लैंड, तो उभयचर और बाघ दोनों दो है, दोनों जमीन पे रह सकते हैं। आप बताना है इनमें से क्या होगा, ये आपका अब जो है ऑप्शन है, राइट। अब जाहिर सी बात है, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि मछलियां पानी में रहती हैं, टाइगर जमीन पर रहता है, और एम्फीबियन उभयचर क्या होता है, वो जमीन और पानी दोनों में रह लेता है। तो यहाँ से क्या हमने निष्कर्ष निकाला कि एम्फीबियन और टाइगर दोनों जमीन पे रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। एम्फीबियन और फिश क्या दोनों पानी में रह सकते हैं? रह सकते हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि मछलियां, उभयचर और बाघ जो है वो एक ही प्रजाति के? हम नहीं कह सकते ये लोग एक ही प्रजाति के हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली टू, ओनली टू किसमें, सी में। तो केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो जो निष्कर्ष दूसरा है वही सही रहेगा, वही अनुसरण करता है दिए गए कथन का। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 222 यानी प्रश्न संख्या 222, कथन क्या है। वेल्थ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे, निष्कर्ष क्या निकलेगा। द पुअर कैन नेवर बिकम रिच, गरीब कभी धनी नहीं बन सकते।
ऑल रिच पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते हैं। ये है आपके ऑप्शंस। तो जरा ध्यान से देखिए, जो धन और संपत्ति होता है ये कहीं हद तक काफी ठीक बात है कि वो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। आप इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त से आप अच्छा अपना पेपर है दे पाए, और पेपर से क्या होगा, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे आपको एक आय का जरिया होगा। तो यानी जीवन व्यापन करने के लिए आपको एक जो पैसा है या जो आय है, जो असम धन है, वो प्राप्ति होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे धन से अपनी जीवन की जो चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, आप उनको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। इसीलिए धन जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर क्या इससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि गरीब कभी धनी नहीं बन सकते, द पुअर कैन नेवर बिकम रिच? तो हम ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये तो गलत बात है। ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट से तो ऐसी कोई बात निकल के नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल रिच पीपल पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, क्या सभी धनी लोग राजनीति में भाग लेते? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है कि सभी धनी लोग राजनीति में भाग लें, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है, इस दिए हुए प्रश्न में दोनों जो निष्कर्ष हैं, दोनों जो है दिए गए कथन का पालन नहीं करते। तो क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा, राइट। डी ऑप्शन आपका जो है आंसर होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 223, क्वेश्चन नंबर 223, कथन स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट, किसी भी समस्या से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका उसे हल करना है। तो आप कभी भी किसी भी समस्या में हैं, उससे आपको बचना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है उसको हल करने का। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला इससे, इफ यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम देन योर लाइफ बिकम डल, यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो आपका जीवन निरस हो जाएगा। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज टेक सम स्ट्रेटजी, समस्याओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ रणनीति यानी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, राइट। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। आ जाइए, देखिए, द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट, किसी भी समस्या से बचने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है ना, उसको हल करना। कि आपके सामने कोई समस्या है, आप नहीं चाहते वह समस्या समस्या रहे, तो आप उसको हल कर लीजिए। देखिए, आप प्रॉब्लम किसे बोलते हो, जो सॉल्व नहीं होती है ना, जिसको आपको लगता है कि सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, है, और आपको लगता है कि इसका हल निकालने में थोड़ा मैं असमर्थ हूँ। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी कार्य करने को असमर्थ हैं, तो जाहिर सी बात है आप सामर्थ्य लेके आइए अपने अंदर, आप उतने एबल बनिए, सक्षम बनिए। तो आपको लग रहा है मैं असमर्थ हूँ, आपने मेहनत करा, प्रयास करा, आप सक्षम बन गए, सामर्थ्य आ गया आपको उस समस्या को हल करने में, तो फिर वो आपको समस्या नहीं लगी। तो यही हमारा जो है कथन दिया हुआ है। तो क्या इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जीवन में यदि आप किसी भी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो निराश हो जाएगा आपका जीवन? तो ये तो गलत बात है। ये हमारे दिए हुए कथन में से ये बात जो है कहीं से भी निकल के नहीं आ रही है। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज टेक सम स्ट्रैटेजी, समस्याओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ रणनीति लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं बोला गया है कथन में बोला गया है कि प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, सीधा उसको सॉल्व करना चाहिए। तो हम दिए गए कथन के अनुसार हम दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जा सकते। जो दोनों निष्कर्ष हैं वो दोनों ही हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, राइट। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 224, क्वेश्चन नंबर 224, स्टेटमेंट कथन क्या है, 100 people वर्क इन रवीज ओन कंपनी, रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकलेगा, रवि इज एन एंटरप्रेन्योर, कि रवि एक उद्यमी है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, अगर किसी की खुद की कंपनी होती है और उसमें कुछ लोग या कुछ व्यक्ति काम करते हैं, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है, उसको हम बोलते हैं उद्यमी। तो यानी वो आगे चल के एक उद्योग की गणना करेगा, है ना, वो लोगों को रोजगार देगा। तो ये हम कह सकते हैं। और आगे के ये आपके ऑप्शन है, आप इनमें से देख लीजिए कौन सा जो है आपका सही ऑप्शन होगा।
लेकिन इसमें जो दूसरा निष्कर्ष है, रवि एज अ गुड पर्सन या रवि इज अ गुड पर्सन, तो क्या आप यहाँ से इस बात पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं रवि के व्यवहार पर कि रवि कैसा व्यक्ति है, अच्छा है, खराब है? तो इस तरीके का आप यहाँ पर कुछ भी आप नहीं बता सकते। यानी रवि के आचरण को लेकर आप यहाँ पर कोई कटाक्ष कर सकते हैं या किसी तरीके का जो बात है वो रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर इसको आप जो है क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप रवि को लेकर कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं कह पाएंगे। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि रवि क्या है, एक उद्यमी है, रवि एक एंटरप्रेन्योर है। तो बड़े आसानी से कथन को देखकर आपको दिख जा रहा है कौन सा निष्कर्ष होगा। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 225 स्टेटमेंट क्वेश्चन संख्या या क्वेश्चन नंबर 225 स्टेटमेंट कथन क्या दिया हुआ है? इट इज बेटर टू पे कुक्स देन पेइंग डॉक्टर। डॉक्टर को भुगतान करने की बजाय बावर्चियों को भुगतान करना बेहतर है। पेइंग कुक्स का मतलब क्या है कि अच्छा खाना, यानी अपने स्वास्थ्य पे खर्च करना, अच्छे भोजन के लिए खर्च करना ज्यादा अच्छा है डॉक्टर के बजाय इसके कि आप डॉक्टर पे खर्च करो। कंक्लूजन और निष्कर्ष क्या निकला? कुक कैन एक्सपेक्ट बेटर पे फॉर मेकिंग डिलीशियस फूड। बावर्ची स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए बेहतर वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। Those who visits hotels regularly do not need to go to the doctors. जो नियमित रूप से होटलों का दौरा करते हैं, होटलों को दौरा का करने का मतलब है होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है? इफ इज बेटर टू कीप हेल्दी देन गोइंग टू द हॉस्पिटल। अस्पताल जाने की वजह स्वस्थ रहना बेहतर है। शेफ्स आर पेड लेस देन डॉक्टर्स। जो हमारे शेफ्स हैं, बावर्ची हैं, को डॉक्टरों की तुलना में, बावर्चियों को डॉक्टरों की तुलना में कम वेतन मिलता है। तो अब आपको बताना है इसमें जो दिया गया कथन है उसके अनुसार कौन सा कथन आप इसमें जो है मानेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए, इट इज बेटर टू पे कुक्स देन पेइंग डॉक्टर का मतलब है कि यह अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाने की बजाय खाने या अपने स्वास्थ्य पे खर्च करें। यानी अपने स्वास्थ्य पे खर्च करें तो आपको अपनी बीमारी किसी भी प्रकार की नहीं होगी, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं होगी, और किसी भी तरीके का जो खर्च है वो डॉक्टर पे नहीं करने को रहेगा जब आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो कहीं ये हमें पता चल रहा है यहाँ से कि जो बावर्ची होते हैं वो स्वादिष्ट भोजन के लिए बेहतर वेतन या फिर ज्यादा वेतन की उम्मीद करते हैं। क्या मैं यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। क्या मैं ये बता सकता हूँ कि जो नियमित रूप से होटल जाते हैं, जो रेगुलरली होटल विजिट करते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती? नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ कि शेफ्स को डॉक्टर की तुलना में कम पैसा मिलता है ऊपर दिए गए कथन से? नहीं कह सकता। तो सही क्या है? ये है, इट इज बेटर टू कीप हेल्दी देन गोइंग, इट इज बेटर, ये इफ नहीं है, ये इट इज है। इट इज बेटर टू कीप हेल्दी देन गोइंग टू हॉस्पिटल। अस्पताल जाने की वजह स्वस्थ रहना ज्यादा जो है अच्छा है, या स्वस्थ रहना बेहतर है ना? थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। तो डी जो है वो आपका सबसे सही उत्तर निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमने 225 क्वेश्चन अपने टाइप 1 के करे, जिसमें एक सामान्य कथन आपको दे दिया गया और उसका निष्कर्ष आपको निकालना था। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान से क्वेश्चन थे, आप आराम से कर लेंगे। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस कैसे हैं? The given statements are true even if there seems to be variance for the commonly accepted facts on the basis of the decided which of the following expelled financially follow। यानी जो आपको दिए गया कथन है उसको आपको सत्य मानना है, चाहे वो क्या हो, वसंगित प्रतीत होता हो, लेकिन आप उसको सत्य मानना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हो गया, प्लस माइनस, इन सबको लेकर करेंगे ना, प्लस माइनस जो है, डिवाइड है ना, गुणा, भाग। तो इन सबको लेकर आगे के जो हम कथन और उसके निष्कर्ष को बनाएंगे। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, फिर हम इन सवालों को आराम से बनाते हैं। m is greater than n,
एम मीन्स ऑफ एम इज ग्रेटर देन एन, तो एम एन से बड़ा है ना। मीन्स ऑफ एम स्टार लगाएंगे तो एम इज इक्वल टू एन। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया तो मतलब एम एन से बराबर है। एम एस एन का मतलब क्या हो जाएगा, एम इज स्मॉलर देन एन, तो एन बड़ा हो गया। एम हैश एन, एम इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू एन, ईदर स्मॉलर और इक्वल टू एन, एम या तो छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। एम एट एन, एम इज इधर ग्रेटर और इक्वल टू एम। अब ये आपको दिया हुआ है हैश स्टार, ये आपको साइन दिया हुआ है। अब आपको इसके आधार पर कंक्लूजन निकालना है, आर एट एम वी परसेंट एम, राइट। इनमें से कौन सा जो है कंक्लूजन फॉलो करेगा, बताइए। क्या ये चलेगा, ये क्या है P। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इसमें दिया हुआ है वही आपको यूज करना है, राइट। ये डॉलर का साइन है, इसको आप डॉलर का साइन बनाइए। तो ये तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये जो है और क्या आपको आर परसेंट भी दिया हुआ है, क्या यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आर एट एम, आर एट एम का मतलब क्या है, एट का मतलब क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, आर हैश एम, तो आर पी, पी इज स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पर आर हो जाएगा आर, और एम स्टार पी, एम स्टार पी। ध्यान से देखिए एम स्टार पी का मतलब क्या है, पहले इसको ही देख लीजिए, पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पी हैश आर, तो पी हैश आर का मतलब क्या है, पी इज स्मॉलर देन, पी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू आर। एम स्टार पी, एम स्टार पी, एम स्टार पी यानी एम इज इक्वल टू पी, एम पी के बराबर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं एम और पी या तो बराबर होंगे आर के, या तो आर से छोटे होंगे। अब एल इज स्मॉलर देन एम, एल जो है एन से छोटा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एल, एल एम से छोटा हो गया, तो पी से भी छोटा होगा, आर से भी छोटा होगा। और आर परसेंट वी, आर परसेंट वी का मतलब क्या हो सकता है कि आर इज ग्रेटर देन वी। देखो यहाँ पर परसेंट नहीं है, माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर परसेंट नहीं है, तो परसेंट का साइन हो सकता है ग्रेटर वाला, यहाँ पर मिसिंग है ना। तो आर क्या है, आर बड़ा है किससे, वी से, तो वी पी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, आर एट एम, आर, आर एट का मतलब क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। क्या आर एम से बड़ा है और उसके बराबर है आर एट एम, एम जो है आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी यहाँ पर लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और v परसेंट एम, और जो v है ग्रेटर देन क्या होगा m। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन आप निकालोगे।
तो देखिए ज़रा ध्यान से, पहला वाला तो ट्रू है क्योंकि r जो है m से बड़ा है, दिख गया यहाँ पर r m से बड़ा है, लेकिन v के बारे में हम कह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि v बोल दिया गया r से छोटा है, लेकिन हमें v के बारे में m के साथ तो पता ही नहीं। अगर v का p के साथ भी रिलेशन बता देते तो हम बता देते। हम v को इतना भी कह देते l से छोटा है तो हम बोल देते v जो है m से छोटा होगा। तो इस बारे में हम कोई जो है जानकारी पूरी तरीके से नहीं दे पाएंगे, तो ये जो है नहीं हो पाएगा, है ना। ओनली वन फॉलो। तो इस तरीके का जो सवाल है ये आपने देखा। अब जो है इस तरीके के सवाल जो है हम आगे बनाएंगे अपनी वाली आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ पर टाइप 1 जो है सवालों को अच्छे से आपके साथ डिस्कस करा, और अब जो है हम शुरुआत करने वाले हैं टाइप 2 के सवालों की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप टाइप 1 के सवालों को अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिएगा, उनका जो है अच्छे से पालन करते रहिएगा, राइट। तो उनको आप निरंतर अभ्यास करेंगे, अच्छा करेंगे, तो वह आसानी से आप उन्हें बना पाएंगे, राइट। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप इन सबको अच्छे से पढ़िए। तो आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और क्लास में सारे सवालों को बनाने के लिए। धन्यवाद।